आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रवाल भित्तियों से संबंधित सिद्धांत। अभी तक हमने प्रवाल किसे कहते हैं, वो क्या खाते हैं, मैंने जेक्सोफेंथिलाई आपको नाम बता ही दिया था। और ये अपने मुख के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको बाहर निकालते हैं और एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनके अस्थि पंजर एक ढेर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जो मर जाता है, जो जीवित होते हैं, वो उनके ऊपर आकर दोबारा अपना काम करते हैं। और समुद्र के अंदर सूर्य जहाँ तक पहुँचता है, सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वहीं तक ये सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सम्मिलित होते हैं। तो मैंने प्रवाल किसे कहते हैं, प्रवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रवालों के लिए कौन से कारक नुकसान करने के लिए उत्तरदायी कारक है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद प्रवाल की आकृतियाँ कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य तो 3 ही बताए थे मैंने, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार, या जिसे मैंने अटॉल के नाम से बताया था। उसके अलावा मैंने 3 और आपको छोटे छोटे प्रवाल के प्रकार बताए थे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों में देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो डार्विन का सिद्धांत है, डेविस का सिद्धांत है, मरे का सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमें कुछ पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हमारा पहला डार्विन का अवतलन का सिद्धांत। ठीक है, पहले सिद्धांत बहुत सारे पढ़ने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो थ्योरी है वो है हमारी डार्विन का अवतलन का सिद्धांत। देखिए अवतलन और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस सिद्धांत को आप पढ़ते हैं तो सिद्धांत में ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मेंशन होती है, जो पूरे सिद्धांत का उत्तर दे देती हैं। अवतलन का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। एक प्रक्रिया आपने अगर सुना उन्मंजन और निमंजन। उन्मंजन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर उठना, निमंजन का मतलब होता है किसी चीज़ का नीचे जाना। ऐसे ही अवतलन का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे जलवायु परिवर्तन हुए हैं और उन जलवायु परिवर्तनों के कारण ताप कटिबंधों में भी काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं। तो जब धरातल पे जलवायु परिवर्तन हुए तो उसके कारण कभी बहुत ज़्यादा ठंड रही है, जैसे आपका प्लीस्टोसिन काल, कार्बोनिफेरस काल जिस समय कार्बन का निर्माण हुआ था, कोयले का निर्माण हुआ था, गर्मी का समय भी आया है, कई सारे काल आए हैं। तो उस दौरान क्या होता है, क्योंकि मैंने प्रवालों की संरचना आपको समुद्र में बताई है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बताई है, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य जो हमारा क्षेत्र है, ये इनके लिए प्रॉपर बहुत अच्छी कंडीशन वाला क्षेत्र है जहाँ ये डेवलप होते हैं। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, इनका सिद्धांत कहलाता है अवतलन। मतलब जो समुद्र की सतह होगी, मान लीजिए ये कोई समुद्र है और जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन, मान लीजिए पहले गर्मी होगी तो पानी क्या है, पूरा भरा हुआ है यहाँ तक। अब मान लीजिए जलवायु परिवर्तन में क्या हो जाए, ठंड हो जाए, बर्फ का क्षेत्र बढ़ जाए, बर्फ बढ़ जाएगी तो आपको पता है पानी लिक्विड होता है, और जब हम अपने रेफ्रिजरेटर में उसको डालते हैं फ्रीज़र वाले जोन में तो जम के छोटा, तो मान लीजिए इसकी इतनी सतह जम गई तो पानी कम दिखेगा, पानी उतना है लेकिन जमने के कारण कई बार क्या होता है अवतलन क्षेत्र का भी हो जाता है। कई कारण होता है कि मान लीजिए बर्फ है, ठंड के कारण भी हो जाता है, या क्षेत्र का नीचे की तरफ धसाव हो जाता है। तो कोई रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ बर्फ के कारण ही होगा, ये धसाव के कारण भी प्रक्रिया हो सकती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने आपको देखिए जब प्रकार बताए थे प्रवाल भित्तियों की, तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कोई एक क्षेत्र है, कोई भी एक द्वीप है, उसके पास में नज़दीक में सबसे पहले जो प्रवाल डेवलप होगा वो होगा किनारे किनारे तटीय प्रवाल भित्ति। ये स्थल है और ये कैसा क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके किनारे किनारे जो प्रवाल, मैंने आपको एक डायग्राम ऐसे बताया था, और इसके आसपास मैंने ये पहले बताई थी तटीय प्रवाल भित्ति। तो डार्विन का मानना था, इनका जो सिद्धांत आया था, एक आया था 1837 में, सबसे पहले इन्होंने अवतलन का सिद्धांत दिया था। संशोधन किया था इसमें इन्होंने 1942 में इन्होंने संशोधित किया था, जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उनको सुधारा था। तो इनका मानना था स्थल के पास जो पहली भित्ति का निर्माण होता है वो होती है तटीय प्रवाल भित्ति।
जो कि क्या होता है, कौन बनाता है, मूंगा, जो मैंने आपको कोरल पॉलिप बताया था वो निर्माण करता है तट के किनारे। लेकिन उसी समय क्या होता है, लहरें चल रही होती हैं बहुत सारी, ज्वार भाटा भी आते हैं। ज्वार भाटा हमारा अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी सेक्शन में, सी सेक्शन में ही है। तो उसके बीच में क्या होता है, वो तोड़ फोड़ कर देता है, बीच बीच में से तोड़ देगा। तो बजाय यहाँ डेवलप होने के जो इसके प्रवाल के मूंगा है वो क्या हो जाता है, कई बार नष्ट भी हो जाता है, उनको हार्म हो जाती है। तो बजाय वो तट के किनारे डेवलप होने के, तट को छोड़ के थोड़ी सी डिस्टेंस पे, मतलब समुद्र की तरफ वो डेवलप होने लगते हैं, इधर की तरफ। तो तटीय प्रवाल भित्ति की बजाय उसमें अवरोध आ जाता है, तो बीच में लैगून, बोट चैनल की स्थिति बन जाती है। मैंने कहा था ना, अब यहाँ से टूट जाए, संपर्क स्थल से इसका बीच में से टूट गया, प्रवाल भित्ति इधर डेवलप हो रही है। तो यहाँ पानी, यहाँ का जो पानी है, इस जगह का पानी है, वो कहाँ बढ़ जाएगा इसमें, तो ये बोट चैनल बन जाएगा, या लैगून बन जाएगा, या जिसे लैगून कहते हैं। ये दो स्थितियाँ हो जाएंगी, क्योंकि समुद्र की लहरें हैं, ज्वार भाटा है, उसको क्या करेगी, बार बार उसके ऊपर गिरेगी तो उसको डैमेज करेगी, तोड़ेगी तो जगह। लेकिन अब वो प्रवाल यहाँ से उन्हें पता है बार बार बच नहीं रहे, तो वो कहाँ प्रोग्रेस करेंगे, इधर की तरफ ही तो प्रोग्रेस करेंगे, जहाँ ज्वार भाटे का प्रभाव कम हो, लहरों का प्रभाव कम हो। तो इन क्षेत्रों में आके, और दूसरे डेल्टा है या एस्चुरिया, वो भी इसको नुकसान ना करें, तो वो बजाय इधर डेवलप होने के कहाँ होंगे, इधर की तरफ। तो उन्होंने कहा पहली कंडीशन में जो प्रवाल भित्ति बनती है वो तट के किनारे तटीय प्रवाल भित्ति बनती है, लेकिन ज्वार भाटा और लहर के कारण वो टूट जाए। इसी समय क्या होता है, स्थल में अवतलन होता है। अवतलन होगा मतलब जो जितना ऊंचा हिस्सा है वो अपक्षय, अपरदन या निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा उनमें क्या होता है, धसाव। अब ये जितना ऊंचा है, फर्स्ट उन्होंने डायग्राम बताया, ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम है। इसके बाद उन्होंने कहा सेकंड स्टेज में क्या होता है, इसमें स्थलीय क्षेत्र में क्या होगा, अवतलन होगा। जो ऊंचा क्षेत्र था थोड़ा अपक्षय और अपरदन के कारण कम होगा, तो जो प्रवाल भित्ति है वो क्या होगी, अवरोधक में कन्वर्ट, बीच में से तो टूटी गई, तो वो टूटने के कारण वो बनेगी, लेकिन उसमें अवरोध आएंगे जगह जगह, मतलब कंटिन्यूशन में ना बन के वो समुद्र की ओर डेवलप होगी। तो ये इतना ऊंचा बनाया मैंने स्थलीय भाग, अब क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा नीचा कर दिया, और इसमें क्या आने लगे, कटाव आने लग गए। तो ये सेकंड कंडीशन उन्होंने कही। तो फर्स्ट में तटीय बन रही है और सेकंड में अवरोधक का बनना शुरू हो गया, अवरोधक प्रवाल भित्ति। और अवरोधक प्रवाल भित्ति देखिए कंटिन्यूटी में नहीं होती, जगह जगह क्या होती है, टूटी होती है। तो अवरोध आ रहे हैं ना बीच बीच में, तो इसके माध्यम से क्या होगा, जल से बाहर, अगर ये समुद्र है तो समुद्र से इसका संपर्क रहेगा, तो आने जाने का रास्ता खुला रहेगा। तो कहीं ना कहीं लैगून, एटॉल के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया तैयार कर रही है सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में इन्होंने कहा कि जो स्थलीय भाग था, जो इतना ऊंचा था, वो और भी अपरदित नीचे की तरफ धसा, और भी कमतर होता गया, फ्लैट होता गया। तो क्या होता गया, जो इसके चारों ओर अवरोधक प्रवाल भित्ति बन रही थी वो धीरे धीरे बढ़ते, ये क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो जुड़ जाएगा, प्रवाल एक दूसरे के जोड़ेंगे, जोड़ते जोड़ते एक इसका आकार ले लेंगे अपना, देखिए सी अक्षर आ गया, चाहे आप ऐसे बना लीजिए, चाहे मैं इधर से बना दूं। बात तो है कि अगर मैं इधर से बना दूं तो वो जो जगह जगह टूटने वाले क्षेत्र थे वो थोड़े थोड़े जुड़ते जाएंगे, और मूंगा उसको क्या होगा, कॉलोनी को डेवलप करके ऊंचा करता जाएगा। तो जो अंदर का स्थलीय भाग है वो धीरे धीरे निक्षेपित होगा, और जल से इसका संपर्क हो जाएगा, बाहर से इसका संपर्क हो रहा है, पानी भर जा रहा है, और स्थलीय भाग क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूटता जा रहा है। तो थर्ड स्टेज में आते आते वो क्या बना लेंगी, एटॉल, या जिसको कहते हैं वलयाकार, या आपकी पूरी रिंग बना, अभी रिंग नहीं बनी है, बीच में अभी भी अवरोध है। तो अभी प्रक्रिया शुरू गई एटॉल का निर्माण, या जिसे हम घोड़े की नाल जैसी आकृति या सी अक्षर जैसी आकृति के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसका संबंध होगा, तो प्रवाल का जो विस्तार होगा वो इन क्षेत्रों में बढ़ने लगेगा, जिससे ये जो बीच के रास्ते हैं ये भी क्या हो जाए, भर जाए और ये कनेक्ट हो जाए। थर्ड में आएंगे तो क्योंकि बाहर से ये जो जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र, इसका संपर्क अंदर से रहेगा, तो इस स्थलीय क्षेत्र के चारों ओर क्या भर जाएगा, पानी। तो किसका निर्माण शुरू हो गया, लैगून, झील का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, जो कोरल पॉलिप हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। नज़दीक क्षेत्र पास किनारे से क्या होगा, डेवलपमेंट यहाँ चल रहा है इसमें, तो धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते क्या होंगे, आपस में जो गैप है उनको भरने की कोशिश करेंगे। तो जो देखिए यहाँ खुला हुआ था, बीच में अभी तट के पास है, फिर वो क्या हुई, आगे बढ़ी, अवरोधक तो बनी, स्थलीय क्षेत्र नीचे आया, लेकिन क्या हुआ, अवरोध बीच में अभी भी है कि पानी चारों तरफ से आ रहा है, अभी प्रॉपर वो बंद नहीं हुआ है। इसमें सी अक्षर हो गया, तो इसमें जो अवरोध थे वो अब क्या हो गए, कम होने लग गए, उसको एंगल मतलब गोल शेप में, सी शेप में आना शुरू हो गया कि अभी एक या दो तरफ से ही पानी आ रहा है। चौथी स्टेज में क्या होगा, मूंगा डेवलप होता जाएगा, जो अंदर का स्थलीय क्षेत्र है वो ना के बराबर रह जाएगा, ऐसा
द्वीप जैसी स्थिति, और उसके चारों ओर पूरी क्या बन जाएगी, अपनी सी आकृति। अभी बीच में 1 2 3 4 जगह से मैंने तोड़ी हुई थी, यहाँ तो 5-6 जगह से टूटी हुई, क्योंकि समुद्र की ओर यहाँ पे मैं एक ही तरफ से संपर्क करूंगी तो समुद्र से इसका सीधा संपर्क हो गया। समुद्र से मूंगा भी डेवलप करा और मूंगे ने ये चारों ओर क्या कर लिया, अपनी कॉलोनी डेवलप कर ली। अब देखिए पूरी तरह सी आकृति बन गई, इसमें और कहीं तो अवरोध नहीं है। और जैसे ही बनेंगे इस पर ताड़ के पेड़ लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था एटॉल में कि इसकी पहचान है, इस पर ताड़ के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो स्थल कम हो गया और ये तो ना के बराबर रह जाता है, और इसमें क्या होने लगती है, बोटिंग। ठीक है, अभी पानी से भी समय यहाँ से डायरेक्ट आइए, और इसमें क्या होगा, अब मूंगा डेवलप तो करता है, और डेवलप होने के साथ साथ वो अपने जो कैल्शियम कार्बोनेट को उसको छोड़ रहा था उसका जमाव भी यहाँ निक्षेपण होगा। तो इसके कारण इसका जो निक्षेपण है, जो चबूतरा है, वो थोड़ा क्या होगा, उथला होगा। तो इसमें लैगून में क्या होने लगे, क्योंकि जो स्थलीय क्षेत्र था, ये जो स्थलीय क्षेत्र की मैं बात करी, ये तो ना के बराबर रह जाता है, रहता ही नहीं है। ये चौथी स्टेज हो जाती है। नेक्स्ट 5th स्टेज में क्या होता है, ये जो सी शेप थी ये तकरीबन क्या हो जाती है, बंद। मान लीजिए मैं यहाँ से बनाऊं और यहाँ से एक छोटा, ये क्षेत्र चौड़ा है, इसको और मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, तो रास्ता क्या होने लग गया, धीरे धीरे बंद होने लग गया। मूंगे के कारण भी बंद होने लग गया, और जो इनका अक्षय पर्दन हो रहा है उन कारण भी। और यहाँ पे पूरी तरह किसका निर्माण हो जाता है, और ये बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगह बन जाती है, जिसे अपन कहते हैं लैगून। ठीक है, लैगून झील। ठीक है, इसके बाद जो 6th स्टेज आएगी, उसमें ये जो एक रास्ता जो समुद्र से जुड़ा हुआ था, जिससे आ रहे थे जा रहे थे, अब ये भी खत्म हो जाएगा। पूरी वलयाकार प्रवाल भित्ति बन जाएगी पूरी ऐसे, और इसमें चारों तरफ क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, और ये कहलाती है प्रॉपर लैगून झील। लेकिन ये कैसी है, खुली है, और ये कैसी है, बंद है। ये देखिए अभी भी मार्क मैंने समुद्र से डायरेक्ट आके अंदर कर लो, ये सेफ जोन है। ये हिस्सा बहुत ऊंचा उठा हो जाता है, और ताड़ के वृक्ष मैंने आपका, और आखिरी स्टेज में जाके चारों तरफ से मूंगा डेवलप करते करते एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जो रास्ते खुले हुए रहते हैं वो क्या हो जाता है, पूरी तरह बंद हो जाता है। तो ऐसा लगता है बीच समुद्र में एक बहुत ही खूबसूरत आकृति बन के तैयार हो गई, दीपनुमा आकृति जो अलग से उठी हुई है, और उसके बीच में एक खूबसूरत सी झील नजर आती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह होती हैं देखने के लिए लैगून झील, ऐसी जिनमें बोटिंग भी होती है, और कई पर्यटन स्थलों में इनको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो डार्विन का जो पूरा सिद्धांत था एक ही शब्द पे डिपेंड करता था, अवतलन। देखिए पहले में मैंने कहा था बड़े बड़े स्थल ये भागता है ऐसे, उनमें अवतलन हुआ, मतलब नीचे की तरफ गए, थोड़ा कम हुआ। तो पहले तटीय बनी, अवरोधक, फिर लैगून बनी, पानी उसमें प्रवेश, अभी तो पानी इसके अंदर जा ही नहीं सकता। धीरे धीरे पानी के लिए ज्वार भाटे ने जगह बनाई, थोड़ा सा पानी आया बोट चैनल के रूप में, जब बोटिंग कर सकते हैं। अवरोधक में थोड़ी और उसको जगह मिल गई, और वो अवरोधक बढ़ते 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 किसमें, वलय में बनी, और वलयकार भी बढ़ते बढ़ते पूरी एक शेप में आ गई। तो लास्ट में पूरी तरह एक बंद लैगून की आकृति बन जाती है। तो जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे धंसता जाता है और लास्ट में विलुप्त हो जाता है, और उसमें पूरे में क्या बन जाता, जल भर जाता है, और उस जलीय क्षेत्र में क्या होती है, बोटिंग और पर्यटन का काम। मतलब स्थलीय क्षेत्र धीरे धीरे निक्षेपण अपक्षयपर्दन के कारण, वो निक्षेपण तो नीचे होगा सागर की तले में, लेकिन अपक्षयपर्दन के कारण टूट फूट होती रहती है, जिस वजह से वो स्थलीय क्षेत्र धीरे धीरे वहां से समाप्ति हो जाता है। तो ये है डार्विन का अवतलन का सिद्धांत। देखिए इसके उन्होंने पक्ष और विपक्ष में दोनों तरीके के विचार आए थे। पक्ष की बात करें तो कई सारे ऐसे तट देखे गए कि इन्होंने कहा था अवतलन हुआ, तो अवतलन जहाँ हुआ है वहाँ पे टूट फूट के प्रमाण होंगे, क्योंकि जब अवतलन होगा कोई हिस्सा नीचे जाएगा तो उसके प्रमाण भी तो होने चाहिए। तो कई ऐसे तट देखे गए जहाँ ऐसे प्रमाण मिले, जहाँ डार्विन ने कहा था कि उनका सिद्धांत सही सिद्ध होता है। तो ऐसे उदाहरण लेने के लिए उन्होंने ये निरीक्षण बताया था कि तट जहाँ अवतलन होगा, कटे फटे होंगे, काफ़ी लहरों के द्वारा अपर्दित होंगे, समुद्री लहरों का कार्य भी कम हो जाता है इन क्षेत्रों में। तो ऐसे तटीय जो टूटे फूटे बाग होते हैं इनको अवतलन भी कहते हैं। इसको आप अवतलन भी कह सकते हो, या इसको हम निमज्जन भी कह देते हैं। निमज्जन मतलब नीचे की ओर जाना। बात मैंने एक ही बताई थी, अवतलन कह लो या निमज्जन कह लो, एक ही बात है। दोनों की बात हम एक ही तरीके से कर सकते हैं। अगर इसका उदाहरण दें तो क्वींसलैंड और इंडोनेशिया के निकट जो घाटियां हैं, क्वींसलैंड और इंडोनेशिया, आपको पता ही है कि देखिए भारत बना हुआ है अपना, भारत के बाद ये वाला क्षेत्र ऐसे,
तो यहाँ से जावा, सुमात्रा, पापुआ न्यू गिनी, ये सारा जो क्षेत्र है, बंदरसेरी, तो इस पूरे क्षेत्र को अपन इंडोनेशिया कहते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में जो घाटियाँ बनी हुई हैं वो इसी का उदाहरण है कि इनके जो उन्होंने बात कही थी उसके पक्ष में ये प्रमाण मिला है कि हाँ वहाँ पे जलमग्न घाटियाँ मिली हैं, भृगु मिले हैं। तो भृगु कहाँ मिलते हैं? ये सब जहाँ अवतलन या निमज्जन हुआ हो वहाँ पे ही ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो एक तो इन्होंने ये उदाहरण दे दिया था कि देखिए, एक दूसरी बात इन्होंने कही थी कि जो भौगोलिक परिस्थिति के आधार पे मैंने कहा था प्रवाल का विकास 60 से 90 मीटर की गहराई पे होता है, उससे गहराई से संभव नहीं है, क्योंकि वहीं तक मानते हैं हम सूर्य का प्रकाश वहाँ तक पहुँचता है। इस वजह से उनका कहना था कि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा वहीं तक प्रवाल डेवलप होंगे। तो इनकी किंतु कई प्रवाल भित्तियों की जब गहराई नापी गई तो वो तो इससे भी गहरे स्थान पे मिली। तो क्यों मिली? मान लीजिए अगर आप हम 60 से 90 मीटर की गहराई की बात कर रहे हैं कि यहाँ तक आपकी क्या मिलेंगे? प्रवाल मिलेंगे। लेकिन जब खोजें होती रहती है समुद्र में, तो आज भी खोजें, सबसे ज़्यादा खोजें समुद्र का ही क्षेत्र है, उन्होंने देखा 60-90 नहीं 150 मीटर से भी अधिक गहराई पे, मतलब यहाँ तक पे भी प्रवाल जीवित मिले हैं और वो प्रक्रिया करते मिले। तो ऐसा कैसे संभव हो गया? कि उनका मानना था कि जिस तल को आप आज 60-90 मीटर की बात कर रहे हो, पुराने समय में हो सकता है वो अवतलित हो गया होगा, पानी नीचे चला गया होगा, नीचे जाने के कारण मूंगे भी नीचे गए होंगे, तो उन्होंने विकास भी तो वहीं से शुरू किया होगा। जब तल का नीचे ही चला जाएगा तो वहीं से तो विकास करेगा। तो उन्होंने ये भी उनके पक्ष में प्रमाण मिल गया कि गहराई में मूंगे डेवलप कर रहे हैं। तो दूसरा प्रमाण उन्होंने ये दे दिया कि कई जगह ये ऐसी स्थितियाँ देखने को मिली हैं। तो ये क्या सिद्ध करता है कि पहले वो हिस्सा यहाँ होगा, अवतलित मतलब नीचे गया होगा, तो प्रवालों ने अपना विकास वहीं से शुरू किया होगा 150 से। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि कई स्थान जैसे मैंने आपको क्वींसलैंड इंडोनेशिया के उदाहरण दिया था कि प्रवाल विधियों में बोरिंग होती है। बोरिंग तो आप जानते हैं, जैसे नल की बोरिंग कराते हैं, वही प्रक्रिया। बोरिंग की प्रक्रिया एक विधि होती है जिससे हम पता करते हैं कि किस चीज़ की कितनी गहराई है, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें भविष्य में आ सकती हैं, या भूतकाल में क्या क्या उसमें प्रक्रियाएं होंगी। तो बेधन की प्रक्रिया या बोरिंग जिसे आप कहते हैं उसके माध्यम से। तो उन्होंने देखा था कि प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे फुनाफुटी वलय में, फुनाफुटी वलय प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में फुनाफुटी वलय, यहाँ पे बोरिंग का काम जिसे आप कहते हैं ना वेधन का कार्य किया गया था, और किया गया था 340 मीटर की गहराई पे। बोरिंग के जैसे डालते हैं ना, तो वहां तक वेधन किया गया था। तो 230 मीटर की गहराई तक तो प्रवाल का चूरा मिला था, और 45 मीटर की गहराई तक क्या मिले थे? उसके जीवावशेष मिले थे। और इसके नीचे कायांतरित पत्थर और डोलोमाइट के शैल मिले थे। तो इसका मतलब कहाँ तो हम 60-90 की बात कर रहे हैं, कहाँ हम 150, और हम पहुँच गए 340 मीटर की गहराई पे। तो आप सोचो उतनी गहराई पे, तो इतनी गहराई पे तो जीव जब ही जीवित रह सकता है जब स्थल का नीचे की तरफ क्या हुआ? अवतलन हुआ होगा। और अवतलन होने के कारण जीव जो मूंगा ऊपर थे, उन्हें अगर सरवाइव करना है, ऊपर रह जाएंगे। तो अगर वो मूंगा अगर मान लीजिए ये स्थल है और ये स्थल और ये जलीय क्षेत्र है, सागर तल, अगर ये स्थलीय क्षेत्र अवतलित हो जाए, इसका ये वाला हिस्सा नीचे चला जाए, तो पानी कहाँ तक आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। अब जो मूंगा यहाँ था उसके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो तो यहाँ डेवलप कर रहा था और पानी की सतह नीचे, अब ये नीचे चली गई, ये निमज्जन हो गया पानी की सतह, तो उसको प्रकाश नहीं मिल पाएगा। तो वो क्या करेगा अपने बचाव के लिए? अब वो ऊपर ना दिख के नीचे ही तो जाएगा अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो बजाय वो ऊपर डेवलप होने के, यहाँ से अपनी कॉलोनी तैयार करेगा, धीरे धीरे उस स्तर तक आने की कोशिश करेगा जिससे वो बचाव, क्योंकि ऊपर रहेगा तो सागर, ज्वार भाटा है, लहरें, वो उनको उसको तोड़ फोड़ करेंगी। तो इस वजह से देखा गया कि जो हम 60-90 मीटर की बात कर रहे हैं, 340 मीटर की गहराई तक भी उसके प्रमाण पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं डार्विन का अवतलन का सिद्धांत सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में या पुराने समय में
क्या हुआ होता है, स्थल भाग में अवतलन हुआ होगा। अवतलन के कारण जो मूंगा है उनको डेवलप करने के लिए भी सागर के नीचे जाना पड़ा, क्योंकि ऊपर खुले में रह जाएंगे तो मर जाएंगे, वो तो पानी में ही जीवित रह सकते हैं। तो पानी में जीवित रहे और नीचाई तक गए और धीरे धीरे डेवलप करके जिस उस समय का तलीय स्थिति होगी उसके आधार पर उन्होंने कॉलोनी का विकास किया। तो इन्होंने बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिए थे, बिकनी वलय का भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने ध्वनिकरण यंत्रों की सहायता से हवाई द्वीप का भी निरीक्षण किया था, वहाँ पे भी निमंजन के मिले थे। देखिए ये तो उनके पक्ष में प्रमाण मैंने बता दिए कि देखिए कि बिकनी द्वीप का, हवाई द्वीप का, क्वींसलैंड का, इंडोनेशिया, ये तो प्रमाण थे कि जो तट कटे फटे हैं, भृगु पाए गए हैं, तो वो अवतलन का उदाहरण है। लेकिन कई ऐसे अपवाद भी मिले कि जहाँ ये लगता है कि नहीं, अवतलन का सिद्धांत कार्य नहीं करता है। इसमें सबसे पहली बात उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा था तटीय प्रवाल भित्ति बनेगी, फिर अवरोधक प्रवाल भित्ति बनेगी, फिर लास्ट में अब वलय की उत्पत्ति पूरी तरह, मैंने आपको पूरा ब्लॉक बना दिया था ना, छठी स्टेज में ये बना दिया था पूरी तरह बंद। तो उन्होंने एक के बाद एक प्रक्रिया बताई थी, लेकिन ये प्रक्रिया क्या वाकई में स्टेप बाय स्टेप हुई होगी, ये भी तो संभव नहीं है। हो सकता है तुरंत ही उसने तटीय प्रवाल भित्ति के बाद वो वहाँ पे डेवलप ही ना, अवरोधक ना बन पाए, या अवरोधक हो और तुरंत ही वो वलय में तटीय का काम ही ना हो। तो ऐसे भी कई उदाहरण मिले कि इनके विरोधाभासी भी हो गए, पक्ष में प्रमाण ना हो के विरोध में चले गए थे। दूसरी इन्होंने कहा था कि जो ये कंटिन्यूटी है वो संभव नहीं है कि हर जगह आपको देखने को मिले। दूसरी बात इन्होंने जो कही थी वलयाकार भित्ति के बारे में, जो एटॉल की मैं बात कर रही हूँ, जलमग्न पठारों के ऊपर बताई थी इन्होंने। तो महासागर में आग्नेयशैल भी होते हैं देखिए, और आग्नेयशैल से बने द्वीप जो होते हैं, देखिए ऐसा नहीं है महासागर में बेसाल्टी हो, वैसे कहते हैं महाद्वीप और महासागर की बात करें कि महाद्वीप ग्रेनाइट के बने हुए हैं और जो महासागर है बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, लेकिन महासागरों के नीचे भी आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। और आग्नेय चट्टानों का जो उदाहरण है, जो द्वीप बनते हैं आग्नेय चट्टानों से, कभी भी निमंजन प्रक्रिया से नहीं बनते हैं, हमेशा उमंजन प्रक्रिया, मतलब ऊपर, निमंजन का मतलब होता है नीचे जाना और उन्मंजन का मतलब होता है ऊपर आना। तो जितने भी आग्नेय से निर्मित द्वीप हैं वो निमंजन के उदाहरण नहीं हो सकते, वो किसके हैं, उमंजन, ऊपर उठने के उदाहरण है। तो जहाँ जहाँ ऐसे द्वीप इन्होंने बताया वहाँ पे प्रवाल भित्ति के बारे में बात की, तो ये विरोधाभासी बात हो गई कि जहाँ उन्मंजन हो रहा है और ये अवतलन की बात कर रहे हैं, तो दोनों कैसी हो गई, विपरीत बातें। इस वजह से इनके सिद्धांत की आलोचना हुई थी। अगली बात करें, इन्होंने सांता आना प्रवाल द्वीप में जो भित्ति मिली थी प्रवाल की 60 मीटर तक बताई थी, और वो जो भित्ति की ये बात कर रहे थे वो भी उन्मंजन की प्रमाण है, ना कि उठने के प्रमाण मिले हैं। क्योंकि जो जो स्थलाकृतियाँ बनी गई हैं, जो आकृति बनती है, देखिए हर चीज़ की प्रक्रिया में एक अलग आकृति बनती है, डूबने की आकृति अलग बनेगी, उठने की आकृति अलग बनेगी। तो वहाँ पे जो उनको सांता आना में जो प्रमाण मिले वो ये तो कह रहे हैं निमंजन के, अवतलन के, लेकिन वहाँ पे जो स्थलाकृतियाँ देखने को मिली वो किसके प्रमाण है, उमंजन के। तो कुछ इन कारणों से इनका सिद्धांत क्या हो गया था, विरोधाभासी हो गया था। लेकिन फिर भी इसने एक प्रवाल भित्ति के निर्माण में एक नींव के पत्थर का काम किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी प्रक्रिया है। काफ़ी एग्जाम्स में इसमें पूछा भी जाता है कि डार्विन का सिद्धांत का नाम क्या है, तो अवतलन का सिद्धांत है। सबसे पहले कब दिया था, मैंने आपको बता दिया, 1837 में स्टार्टिंग दिया था और संशोधन किया था कब, 1942 में। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके बारे में, 1842 में इसका संशोधन किया था। तो ये हो गया हमारा डार्विन का सिद्धांत, ठीक है।